औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 24 है और 24/12/2020 हमारी डेट है। और कल हमने जो है वो वर्क डन विद कांस्टेंट फोर्स जो है उसको स्टडी किया था। और कल मैंने आपको एट द एंड ऑफ द लेक्चर जो है वो वेरिएबल फोर्स के बारे में भी बताया था। ठीक है, कि ऐसी फोर्स के जो अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज करे उसको हम वेरिएबल फोर्स करते हैं, चाहे वो मैग्नीट्यूड को चेंज करे चाहे वो डायरेक्शन को चेंज करे, तो उसको हम वेरिएबल फोर्स कहते हैं। मैंने उसमें आपको स्प्रिंग मैस की जो एग्जांपल दी थी और फिर आपको मैंने रॉकेट प्रोपल्जन यानी कि जो रॉकेट की मोशन है उसकी एग्जांपल भी मैंने आपको दी थी। ठीक है, अब आज हमने जो है इसका एनालिटिकल ट्रीटमेंट करके देखना है कि यानी कि मैथमेटिकली हमने कंसिडर करके देखना है कि हम किस तरह वेरिएबल फोर्स को किसी एक पार्टिकल के ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं। आप सपोज करें, कंसिडर करें कि एक पार्टिकल है मास m का। कंसिडर ए पार्टिकल ऑफ mass m। एक पार्टिकल है mass m का विच इज मूविंग इन ए XY प्लेन, जो कि एक XY प्लेन के अंदर मूव कर रहा है। यानी कि ये हमारे पास एक X और Y प्लेन है और इसके अंदर एक पार्टिकल है। ये पार्टिकल P जो है ये इसके अंदर किसी वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है। ठीक है, अब मैं इस XY प्लेन में ये कंसिडर करता हूँ कि ये पार्टिकल जो है ये एक पॉइंट A से B की तरफ मूव करता है। ठीक है, दिस पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट A टू B। ये पार्टिकल जो है ये पॉइंट A से B की तरफ जो है वो मूव करता है। ठीक है, अब क्या सिस्टम क्या है, हमारे पास एक पार्टिकल है मास m का। ये पार्टिकल मास m का जो है इसके ऊपर एक वेरिएबल फोर्स लग रही है और जब इसके ऊपर वेरिएबल फोर्स लगी है तो इसने कोई डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। ये मूव कर रहा है XY प्लेन में। अब हमारा टास्क ये है कि ये जो वेरिएबल फोर्स लग रही है इसके ऊपर और इससे जो ये डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है उसकी वजह से जो वर्क डन हो रहा है, जारी बात है डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है तो फिर वर्क डन हो रहा है, तो उस वर्क डन का एक्सप्रेशन जो है वो हमने कैलकुलेट करके देखना है। ठीक है, तो वो अब हम कैलकुलेट करते हैं इसके वर्क डन को, वर्क डन विद वेरिएबल फोर्स। अब पहले मैं एक फिगर एक और बनाता हूँ। ठीक है, आप उस फिगर को समझें पहले कि हमने पॉइंट A लिया है, ये एक पॉइंट A है। ठीक है, और यहाँ पर एक पॉइंट B है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है इसने मूव करना शुरू किया है और ये पॉइंट A से पॉइंट B तक जो है वो गया। अब यहाँ पर चूंकि फोर्स वेरिएबल है तो हर पॉइंट के ऊपर फोर्स जो लग रही है वो डिफरेंट होगी। यहाँ पर F1 फोर्स लग रही है, ये कोई एंगल यहाँ से θ1 बना रहा है। यहाँ पर फोर्स F2 लग रही है, ये यहाँ से कोई एंगल θ2 बना रही है। यहाँ तक डेल्टा D1 इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। फिर इधर से इधर तक इसने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है वो डेल्टा D2 इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया और एंड सो ऑन। इसी तरह ये चलता जाएगा, ऐसे ऐसे चलता है डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर और चलते चलते ये इस जगह पर पहुंच जाएगा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये डेल्टा DN हमारे पास होगा और इस जगह पर ये जो फोर्स लग रही है ये FN होगी और ये जो यहाँ से एंगल बना रहा है ये हमारे पास θN एंगल जो है वो होगा। ठीक है, ये आप देखें कि ये अब A से B तक गया है और हर पॉइंट के ऊपर इसके ऊपर फोर्स जो है वो वेरी कर रही है। उसकी वजह ये है क्योंकि बिकॉज द फोर्स
इज नॉट कांस्टेंट, फोर्स जो है वो कांस्टेंट नहीं है, फोर्स जो है वो वेरी कर रही है। तो टोटल पाथ जो है, चूंकि फोर्स वेरी कर रही थी इसलिए टोटल पाथ जो इसने ए से बी तक कवर किया है उस टोटल पाथ को हमने एन, ठीक है, एन जो हिस्से हैं पार्ट्स हैं उनके अंदर डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो द टोटल पाथ फ्रॉम ए टू बी is divided into n, ठीक है। n जो है हमारे पास n स्मॉल इंटरवल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट्स, तो n जो स्मॉल इंटरवल्स हैं उसके अंदर हमने इसको डिवाइड कर दिया n तक, 1 2 3 4 ये सारे, क्योंकि हर इंटरवल के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो डिफरेंट है। अगर तो कांस्टेंट होती तो फिर तो हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं थी, फिर तो हर पॉइंट के ऊपर एक ही फोर्स लगनी थी। लेकिन यहाँ पर अब मसला ये है कि चूंकि हर पॉइंट के ऊपर डिफरेंट फोर्स लग रही है, ठीक है, वेरिएबल फोर्स है, फोर्स जो है वो अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है उसको चेंज कर रही है, तो फिर हम जो है वो एक ही पाथ जो है उसके ऊपर एक ही फोर्स को कंसिडर नहीं कर सकते, हमें उस एक पाथ को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। अब हमने इसको जिन मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर दिया वो हिस्से हमारे पास कौन कौन से हैं, डेल्टा D1 है, डेल्टा D2 है, डेल्टा D3 है, अप टू सो ऑन डेल्टा DN है। और इनके ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं F1 है, F2 है, F3 है और Fn है। और इनके जो एंगल बन रहे हैं वो आप देखें वो θ1 है, θ2 है, θ3 है और अप टू सो ऑन θn। ये हमारे पास सारा सिस्टम जो है वो आ गया। अब आप देखें कि जो वर्क डन है पहले इंटरवल के लिए, पहला इंटरवल ये है जिसके लिए फोर्स F1 है और डेल्टा D1 डिस्प्लेसमेंट है और इसका एंगल θ1 है। तो फर्स्ट इंटरवल के लिए जो हमारे पास वर्क डन होगा वो वर्क डन होगा हमारे पास डेल्टा W1, दैट इज इक्वल टू F1 डेल्टा D1। और इसको अगर आप ओपन करें तो ये आ जाएगा F1 डेल्टा D1 cos θ1। इसी तरह हमारे पास सेकंड इंटरवल के लिए डेल्टा W2 F2 डेल्टा D2 is equal to F2 डेल्टा D2 cos θ2 and डेल्टा W3 F3 डेल्टा D3 is equal to F3 डेल्टा D3 cos θ3 and so on। डेल्टा WN Fn डेल्टा DN that is equal to Fn डेल्टा DN cos of θn। ठीक है, ये सारे हमारे पास वर्क डन जो है वो n तक निकल आएंगे। अब जो टोटल वर्क डन है, टोटल वर्क डन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जितने वर्क डन हैं इन्हें हमें एड अप जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास टोटल वर्क डन जो है वो निकल आएगा। तो मैं इनको ऐड करता हूँ, ये जो सारे हमारे पास वर्क डन है, तो आप देखें कि डेल्टा W हमारे पास डेल्टा W1 प्लस डेल्टा W2 प्लस डेल्टा W3 अप टू सो ऑन डेल्टा WN। अब इसके अंदर जो है वो आप वैल्यूज जो है उनको सब्स्टिट्यूट कर दें तो डेल्टा W मेरे पास डेल्टा W1 जो है वो F1 cos θ1 डेल्टा D1 प्लस F2 cos θ2 डेल्टा D2 प्लस F3 cos θ3 डेल्टा D3 अप टू सो ऑन
एफ एन कॉस थीटा एन डेल्टा डी एन। ये हमने सारे जो हैं इनको ऐड अप कर दिया, जितने हमने हर पार्ट्स के लिए W1 W2 W3 W4 W5 जितने भी निकाले थे अप टू n, वो सारे जो हैं उनको हमने ऐड अप कर दिया। हर इंटरवल के लिए अब डिफरेंट फोर्स एक्ट कर रही है और उसको हमने डिफरेंट पाथ के अंदर जो है वो डिवाइड कर दिया। तो अब आप इसको लिख सकते हैं, ये जो हमारे पास डेल्टा W है, डेल्टा W टोटल जो है, इसको आप लिख सकते हैं W टोटल। ये W टोटल जो है हमारे पास समेशन, अब ये सारे को ऐड कर देते हैं I1 से n तक, तो कि n तक जा रहा है तो इसको मैं कहूँगा एफ ऑफ आई कॉस थीटा आई डेल्टा डी आई। तो यहाँ पर I जो है ये हमारे पास 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन n है, यानी कि अगर I को 1 रखें इसमें तो f1 cos थीटा 1 डेल्टा d1 ये आ जाएगा। फिर I को 2 रखेंगे तो f2 cos थीटा 2 डेल्टा d2 आ जाएगा। I को 3 रखेंगे तो f3 cos 3 डेल्टा d3। I को n रखेंगे तो fn cos थीटा डेल्टा dn जो है ये वैल्यूज हमारे पास निकल आएंगी। तो ये हमारे पास जो है टोटल वर्क डन निकल आया ड्यू टू वेरिएबल फोर्स। तो वो पेपर के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द वेरिएबल फोर्स, कैलकुलेट द वर्क डन ड्यू टू द वेरिएबल फोर्स। तो आप पहले बताएंगे कि वेरिएबल फोर्स क्या होती है, उसके बाद आप ये जो है इस तरीके से इसको प्रूव करके दिखा देंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास जो है वो ग्राफिकल, ये तो हमने एनालिटिकल मेथड से इसको कैलकुलेट किया, हम ये चीज़ जो है वो ग्राफिकल मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इसको ज़रा हम ग्राफिकल मेथड से कैलकुलेट करके देखते हैं। तो वर्क डन बाय ग्राफिकल मेथड, तो ग्राफिकल मेथड से इसको कैलकुलेट कर देते हैं। तो ये जो अब फार्मूला है हमारे पास, ये जो अभी हमने निकाला है W टोटल समेशन I1 to n एफ ऑफ आई कॉस थीटा आई डेल्टा डी है, इसको हम ग्राफिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देखेंगे मैं ग्राफ बनाता हूँ कि ये हमारे पास एक्स एक्सेस हैं और ये हमारे पास वाई एक्सेस हैं। इस तरफ मैं ले लेता हूँ एफ कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, इस डायरेक्शन में, और इस तरफ ले लेता हूँ मैं डी डिस्प्लेसमेंट को। तो अब आप देखें कि हमारे पास जो है एक रीजन ये बनेगा, ठीक है, ये को पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए से आप इस पॉइंट बी तक जो है वो मूव करके जा रहे हैं। तो हमारे पास इस पॉइंट ए पे यहाँ पे ये एक इंटरवल, ठीक है, इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास डेल्टा D1 है। उसके बाद एक इंटरवल ये बनता है, ठीक है जी, इसको हम कह देते हैं कि ये डेल्टा D2 है, ये वाला इंटरवल ये डेल्टा D2 है। तो हमारे पास ये कुछ इस तरह की लाइन जो है वो जा रही है, ठीक है, और ये वाला जो है ये डेल्टा D3 है, ठीक है, और चलते चलते ये वाला हमारे पास डेल्टा DN है, ठीक है जी। ये आप सारे मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर फोर्स हमारे पास F1 cos थीटा 1 है, इधर फोर्स हमारे पास F2 cos थीटा 2 है, इधर फोर्स हमारे पास F3 cos थीटा 3 है, ठीक है, ये फोर्स है हमारे पास। और यहाँ पर जो है ये हमारे पास Fn cos थीटा n, ये सारी छोटी छोटी रेक्टेंगल्स हमारे पास जो है वो बन गए हैं। तो हमारे पास अब जो वर्क डन है
ऑफ द शेडेड रीजन, ठीक है। यानी कि अगर मैं ये सारी रेक्टेंगल जो हैं इनको ऐड अप कर दूं, ठीक है, देखो ना रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ होती है। आप देखें यहां पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो लेंथ हमारे पास क्या है, कॉज ऑफ थीटा f1 कॉज ऑफ थीटा डेल्टा d1, तो लेंथ इनटू विड्थ, ठीक है, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। तो हमारे पास इन सब के एरियाज को अगर हम जमा कर दें तो हमारे पास टोटल वर्क डन जो है वो निकल आएगा। तो टोटल वर्क डन क्या है, टोटल वर्क डन एरिया ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स फ्रॉम ए टू बी। देखें ए से बी तक जितनी रेक्टेंगल्स हैं इन सब का एरिया अगर आप जमा कर दें तो हमारे पास WT निकल आएगा। तो अब एरिया ऑफ हर रेक्टेंगल के लिए लेंथ इनटू विड्थ, तो आप देखें कि पहली की लेंथ जो है वो f1 cos थीटा और विड्थ डेल्टा d1 है। तो f1 cos थीटा 1 डेल्टा d1 प्लस f2 दूसरी की cos थीटा 2 डेल्टा d2 अप टू सो ऑन fn cos थीटा n डेल्टा dn, ये हमारे पास आ जाएगा। और इस सारे को समेशन ले लें तो ये वही वाला एक्सप्रेशन हमारे पास निकल आएगा f ऑफ i cos थीटा i डेल्टा डी आई, और ये i यहाँ पर 1 2 3 4 एंड अप टू सो ऑन टू n तक चला गया, ठीक है। ये जितनी रेक्टेंगल्स थी इसके अंदर उन सब के एरिया को हमने ऐड कर दिया। तो रेक्टेंगल्स क्या है, लेंथ इनटू विड्थ होती है। लेंथ आपके पास f cos ऑफ थीटा है और विड्थ आपके पास जो है वो d है। तो d को आपने डिवाइड किया हुआ है छोटी छोटी विड्थ्स के अंदर, डेल्टा d1 डेल्टा d2 डेल्टा d3, और जो f cos थीटा उसको डिफरेंट हाइट्स में f1 cos थीटा 1 f2 cos थीटा 2 और f3 cos थीटा 3 में आपने डिवाइड किया हुआ है। तो ये हमारे पास जो है ग्राफिकल मेथड से वर्क डन निकला है। अब अगर हम ये जो पूरी रेक्टेंगल बनाई है इसका टोटल का शेडेड रीजन का एरिया हम ले लेते हैं, ठीक है। आप देखें कि मैं ये दोबारा फिगर बनाता हूं x और y, ठीक है। यहां पर ये पॉइंट और इधर ये पॉइंट, तो ये हमारे पास कुछ यूं आ रहा है और इसका ये सारा शेडेड रीजन ले लें, ठीक है जी। ये सारा इस तरफ हमारे पास D है, ठीक है, ये पॉइंट A है, ये B है, और इस तरफ हमारे पास f cos ऑफ थीटा है। तो इसको हमने सारों में डिवाइड कर दें तो ये पूरा शेडेड रीजन का जो एरिया है W टोटल क्या है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। और अभी जो शेडेड रीजन का आपने एरिया निकाला इसके अंदर डिफरेंट रेक्टेंगल्स थी, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो हमने निकाला है वो क्या निकाला है हमने, समेशन i 1 to n f ऑफ i cos थीटा i डेल्टा डी आई, ये हमने निकाला है। तो इसका मतलब है कि W टोटल हमारे पास समेशन i 1 to n f ऑफ i cos थीटा i डेल्टा डी आई, इसको राइट डाउन। तो टोटल एरिया जो रेक्टेंगल का है वो एक्चुअली टोटल वर्क डन के बराबर है। तो इसका मतलब है कि जो वर्क डन है बाय वेरिएबल फोर्स बिटवीन टू पॉइंट्स, ये क्या है, इट इज इक्वल टू द एरिया अंडर द कर्व, जो कि आप ड्रा करते हैं बिटवीन f cos ऑफ थीटा और d के दरमियान बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स के दरमियान में, यानी कि a और b। इस समय ये पूरा आपका डिस्प्लेसमेंट है और हर पॉइंट के ऊपर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंट इंटरवल्स के अंदर हमने डिवाइड कर दिया है। और जब हमने इसको डिफरेंट इंटरवल्स के अंदर डिवाइड कर दिया तो छोटी छोटी रेक्टेंगल्स बन गई थी। उन सब रेक्टेंगल्स
का एरिया जो है उसको आपस में आप ऐड अप कर दें तो आपके पास टोटल वर्क डन जो है वो निकल जाता है। तो ये ग्राफिकल मेथड से, अगर आपको वो पेपर में क्वेश्चन के वर्क डन विद वेरिएबल फोर्स जो है वो ग्राफिकल मेथड से कैलकुलेट करके दिखाएं तो आपने इस तरीके से कैलकुलेट करके दिखाना है। और अगर वो आपको ये कहें कि वर्क डन जो है उसको एनालिटिकल मेथड से कैलकुलेट करें तो वो जो इससे पहले मेथड हमने यूज़ किया है उसकी मदद से हम इसको कैलकुलेट करके देखेंगे। ठीक है, अब आ जाए आप आगे नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल फील्ड और कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, ये चीज़ें हमने ज़रा अब डिस्कस करके देखनी है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड और कंजर्वेटिव फील्ड क्या होते हैं? तो पहले नंबर पर हम देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। देखिए, कोई रीजन या स्पेस अराउंड द अर्थ जिसके अंदर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करे किसी बॉडी के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, कोई भी ऐसी स्पेस या ऐसी जगह कि जहां पर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स फील हो, ऑब्जर्व हो, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड। किसी भी जगह पर जो मास होता है, कोई भी मास तो किसी जगह पर पड़ा होता है, उसकी वजह से एक ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होता है। क्योंकि जो डिफरेंट मासेस हैं पूरी कायनात के अंदर, उनके दरमियान एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो प्रेजेंट है। तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रेजेंट होने की वजह से ही आपका सिस्टम जो है वो स्टेबल है। इन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से तमाम सितारे और सितारे जो हैं वो अपने अपने मदारों के अंदर जो हैं वो मूव कर रही हैं। ठीक है, तो इसको पहले हम इसकी डेफिनेशन देखे हैं कि द स्पेस अराउंड द अर्थ in which the gravitational GF, मैं ग्रेविटेशनल फोर्स कह रहा हूं GF, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स किसी बॉडी पे एक्ट करती है, इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। उसको हम ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम जो है वो देते हैं। तो जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो वर्क डन होता है बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये वर्क डन जो है ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, या जीरो हो सकता है। जाहिर बात है, जब कोई बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मूव कर रही है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। और जब बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मूव कर रही है और उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, तो इसका मतलब है कि वर्क डन हो रहा है। यानी कि जब वो मूव कर रही है और ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, तो वो फोर्स लग रही है और वो बॉडी डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है। तो इसका मतलब जब बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है और डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, तो उसका मतलब है कि वर्क डन जो है वो हो रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है ग्रेविटेशनल फील्ड में, व्हेन एन ऑब्जेक्ट moves in the gravitational field, तो जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मूव करता है तो वर्क इज डन, तो द वर्क इज डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उसके ऊपर वर्क डन करती है। ये वर्क जो है इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये वर्क डन जो है या पॉजिटिव हो सकता है, या नेगेटिव हो सकता है, या जीरो हो सकता है। अब ये किन केसेस में पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता है? तो पहला केस देखें कि अगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स हो। ठीक है, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स एंड
डी आर इन सेम डायरेक्शन, उनकी एक ही डायरेक्शन हो, तो जो डब्ल्यू है ये क्या होगा, ये हमारे पास पॉजिटिव होगा। दूसरा केस कि अगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स हो, इफ डी इज ऑपोजिट टू ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर डी ऑपोजिट हो ग्रेविटेशनल फोर्स के तो डब्ल्यू जो है ये नेगेटिव होता है। और अगर इफ डी इज परपेंडिकुलर टू ग्रेविटेशनल फोर्स तो तब डब्ल्यू जो है वो जीरो के इक्वलेंट होता है, या गोज टू जीरो होता है, जीरो के बराबर जो है वो होता है। ठीक है, यहां पर आप ये इसको इक्वल डाल दें। ठीक है, इधर भी इसको इक्वल डाल दें और यहां पर भी इसको इक्वल जो है वो डाल। तो ये हमारे पास तीन केसेस जो हैं वो होते हैं। ठीक है, कि स्पेस अराउंड विच जिसमें आप ग्रेविटेशनल फील्ड को ऑब्जर्व करें, ठीक है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स को ऑब्जर्व करें, उसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। और जब कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मूव करता है तो उस ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, और जब वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो उसके ऊपर वर्क डन जो है वो होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड का कुछ इंट्रोडक्शन जो है वो आ गया। अब वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड जो है, अगर हमने उसको कैलकुलेट करना है कि किस तरह वर्क डन जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड में होता है, तो उसको कैलकुलेट हम करके देखते हैं। अच्छा, ये जो होता है ना ग्रेविटेशनल फील्ड, इट इज ए कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है। ग्रेविटेशनल फील्ड इज ए कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है, अब व्हाट इज कंजर्वेटिव फील्ड, पहले कैलकुलेशन करने से पहले मैं आपको कंजर्वेटिव फील्ड का बता दूं। ऐसा फील्ड के जिसमें वर्क डन अलोंग द क्लोज पाथ जो है वो जीरो के बराबर हो, या वर्क डन अलोंग द क्लोज पाथ जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ हो, तो इस किस्म के हम फील्ड को कंजर्वेटिव फील्ड का नाम देते हैं। ठीक है, द फील्ड इन विच द वर्क डन along the close path is zero, or the field which is independent of the path is known as conservative field। यानी कि ऐसा फील्ड कि जिसमें वर्क डन अलोंग द क्लोज पाथ जीरो। देखें आप, एक बंदा जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाए और फिर वापस उसी पॉइंट तक आ जाए तो वर्क डन कितना हुआ, वो जीरो हुआ। मिसाल के तौर पर एक बंदा ये पॉइंट ए से बी तक गया, फिर बी से ए वापस आ गया, तो अब वर्क डन अलोंग दिस पाथ क्या है, जीरो है। जितना ए से बी गया था उतना बी से ए तक आ गया। मसलन एक बंदा जो है वो गुजरात से पिंडी जाता है और फिर पिंडी से वापस गुजरात आ जाता है, तो आप क्या कहेंगे उसके वर्क डन के बारे में, आप ये कहेंगे कि उसका वर्क डन जो है जीरो है। तो ये वर्क डन जीरो है अलोंग द क्लोज पाथ, और ये वर्क डन जीरो अलोंग द क्लोज पाथ किस फील्ड के अंदर है, ये फील्ड आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड है।
ऑब्वियसली आप किस पॉइंट्स में किस स्पेस के अंदर मूव कर रहे हैं जहाँ पर ग्रेविटी है, यानी कि अर्थ है तो अर्थ में आपके पास ग्रेविटी है, तो इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल फील्ड में जब भी वर्क डन अलोंग द क्लोज्ड पाथ होता है तो वो ज़ीरो होता है। इसलिए ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है। और इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ का मतलब ये है कि ये पाथ पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। आप जिस मर्जी पाथ को फॉलो कर लें, ठीक है, ये अलोंग द क्लोज पाथ ये ज़ीरो ही रहेगा, चाहे आप इस पाथ से यूं चले जाएं या इस पाथ से यूं चले जाएं, दोनों सूरतों के अंदर ये है इसने ज़ीरो ही रहना है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, ठीक है। अब आप आए नेक्स्ट जो है हमने देखना कि वर्क डन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, वर्क डन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, ये जी जो मैं डाल रहा हूं ये ग्रेविटेशनल के लिए डाल रहा हूं फील्ड। हमने वर्क डन जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड में फाइंड करना है। तो सपोज करें कि एक बॉडी है जो मास m की है, ठीक है, सपोज ए बॉडी ऑफ मास m, एक बॉडी जो है वो मास m की है, ठीक है, जो कि डिस्प्लेस होती है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, विच इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ठीक है, along different paths, along different paths inside the gravitational field, ठीक है। एक बॉडी को हम पॉइंट ए से बी तक लेके जाते हैं, लेकिन आप पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए कोई भी रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। तो हमने यही प्रूव करना है कि जब ये बॉडी को हम पॉइंट ए से बी तक लेके जाएंगे तो जिस भी रास्ते से आप लेके जाएंगे वो सब के लिए हमारे पास वर्क डन जो है वो सेम ही निकलेगा, ठीक है। चाहे आप ऊपर से चले जाएं, चाहे आप नीचे वाले पास से चले जाएं, चाहे आप जिगजैग पास से चले जाएं, किसी भी तरीके से चले जाएं, लेकिन वर्क डन जो है वो आपका तमाम पास के लिए सेम निकलेगा, क्योंकि वर्क डन ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ होता है। चाहे यहाँ से यूं चले जाएं, चाहे यहाँ से यूं चले जाएं, चाहे यहाँ से सीधा इस तरह चले जाएं, तीनों केसेस का अगर वर्क डन कैलकुलेट करें तो तीनों केसेस के अंदर वर्क डन जो है वो सेम निकलेगा, ठीक है। अब मैं एक फिगर यहाँ पर बनाने लगा हूँ, इसकी कैलकुलेशन करने के लिए सपोज करें कि ये हमारे पास पॉइंट ए है, ठीक है, और इस पॉइंट ए से एक पाथ है जो इधर तक जा रहा है इस पॉइंट बी तक। अब आप यहाँ से इस तरफ इस पाथ को फॉलो करके भी जा सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर कितनी हाइट पे है, ये यहाँ पर h हाइट के ऊपर पॉइंट बी है, यहाँ से आप ये पाथ भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, और इसको आप इसके साथ मिला दें, ठीक है। तो ये हमारा वाला ये जो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ये वाला, ठीक है जी, ये हमारे पास पाथ 1 है, ये हमारे पास पाथ 1 है। उसके बाद यूं गया ऐसे, ठीक है, ये यहां से यहां तक ये भी हमारे पास पाथ 1 है। फिर ये वाला पाथ, ये पाथ 2 है, ये यहां से यूं जा रहा है, ये पाथ 2 है, और ये वाला पाथ, ये पाथ हमारे पास 3 है, ठीक है। और यहां पर ग्रेविटी mg नीचे की तरफ एक्ट कर रही। अब इनको आप नाम दे दें ए बी सी, ठीक है, और यहां पर जो
ग्रेविटेशनल फोर्स है एफ डब्ल्यू, वो एम जी वेट के बराबर है। अब आप देखें हमारे पास जो पाथ बन रही हैं ए डी बी, ठीक है, वर्क डन अलोंग पाथ ए डी बी। तो पहले ये देखते हैं, वर्क डन अलोंग पाथ ए डी बी, इसके अलोंग देखें आप पहले। तो ये पाथ जो है ये दो हिस्सों में है, डब्ल्यू ए डी बी। ये देखें ये दो हिस्सों में है, एक है ए डी, डब्ल्यू ए टू डी प्लस डब्ल्यू डी टू बी। ये डब्ल्यू ए डी बी जो है इसके हमारे पास दो किस्म के हमारे पास यहां पर वर्क डन है, ठीक है। अब हमने ये डब्ल्यू ए टू डी और डब्ल्यू डी टू बी जो है इनको कैलकुलेट करना है और फिर इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है। तो पहले हम देखते हैं डब्ल्यू ए टू डी। तो डब्ल्यू ए टू डी आपको पता है कि हमारे पास फार्मूला तो यही होता है एफ डी कॉज ऑफ थीटा। तो डब्ल्यू ए डी यहां पर एफ कितनी है, एफ हमारे पास डब्ल्यू वेट है एम जी के बराबर है, एम जी। फोर्स जो है वो हमारे पास एम जी है, ठीक है। और डी हमारे पास पाथ वन का डिस्प्लेसमेंट जो है और कॉज ऑफ थीटा। अब यहां पर थीटा बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें यहां पर ग्रेविटी ये नीचे की तरफ एक्ट कर रही है और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, तो थीटा यहां पर कितना होगा, थीटा यहां पर 90 डिग्री होगा। तो कॉज 90 डिग्री हमें पता है कि 0 के बराबर होता है। तो डब्ल्यू ए टू डी एम जी डी इंटू 0, तो डब्ल्यू ए टू डी तो मेरे पास 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एम जी और जो पाथ है ए से डी तक उसमें जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, उसके अंदर जो ए से डी तक डिस्प्लेसमेंट उनमें एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। देखें ना, ये यूं और ये यहां पर क्लियर पता चल रहा है कि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। उसके बाद आप आए डब्ल्यू डी टू बी, डी टू बी और एम जी नीचे की तरफ, ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है, हाइट आ गई वो, और एम जी नीचे की तरफ। तो डब्ल्यू हमारे पास डी टू बी, ये क्या आ जाएगा, एम जी डी कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। और डी को यहां पर रिप्लेस कर देंगे एच से, और थीटा देखिए ये नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और पाथ ऊपर की तरफ है नीचे, तो थीटा 180 डिग्री, थीटा 180 डिग्री। तो डब्ल्यू डी से बी हमारे पास हो जाएगा एम जी एच कॉज 180 डिग्री। और आपको पता है कि कॉज 180 डिग्री किसके बराबर होता है, कॉज 180 डिग्री जो है वो हमारे पास -1 के बराबर होता है, कॉज 180 डिग्री -1। तो डब्ल्यू डी टू बी मेरे पास -mgh निकल आया। अब आप देखें कि यहां से यहां तक ये जो पाथ है इसका वर्क डन डब्ल्यू ए डी बी निकला, डब्ल्यू ए टू डी 0 माइनस डब्ल्यू डी टू बी mgh, यानी कि डब्ल्यू ए डी बी मेरे पास -mgh के बराबर आ गया। ये पहला पाथ जो था हमारे पास पाथ 1, उसको हमने कैलकुलेट करके जो है वो देख लिया। डब्ल्यू ए डी बी ये हमारे पास -mgh के बराबर आ गया, और इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है जी,
ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है वो आ गई। अब आपके पास दूसरा पाथ जो है ए सी बी। अब सेकंड पाथ आपने देखना है, सेकंड पाथ है आपके पास ए सी बी। ठीक है जी। पाथ टू, पाथ टू के आपके पास ए सी बी। तो ए सी बी जो है इसके अंदर हमारे पास आएगा डब्ल्यू ए टू सी और डब्ल्यू सी टू बी। तो आप देखें डब्ल्यू ए सी बी, डब्ल्यू ए टू सी, डब्ल्यू ये ए टू सी, और ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ है और ये हाइट एच के बराबर है। तो इसको हम लिख सकते हैं एम जी एच कॉज ऑफ थीटा प्लस, अब ये इस तरफ है सी बी और ग्रेविटी नीचे की तरफ है, यहां पर 90 डिग्री का एंगल जो है वो बनेगा। तो ये आ जाएगा एम जी डी कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, इसके लिए जो डब्ल्यू ए टू सी है इसके लिए थीटा 180 डिग्री है। तो डब्ल्यू ए सी बी एम जी एच कॉज 180 डिग्री प्लस, और इसके लिए 90 डिग्री है, एम जी डी कॉज 90 डिग्री। ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन बन जाएगी। अब यहां से आप क्लियरली देख सकते हैं कि कॉज 180 डिग्री तो -1 के बराबर होता है और कॉज 90 डिग्री तो 0 के बराबर होता है। तो डब्ल्यू ए सी बी हमारे पास ये टर्म तो चूंकि ये तो 0 हो जाएगी क्योंकि 90 डिग्री, और यहां पर -1 आएगा तो ये आएगा -एम जी एच प्लस 0। तो डब्ल्यू ए सी बी इज इक्वल टू -एम जी एच। ये दूसरा निकला है। अभी देख लें सेम ही रिजल्ट आया इक्वेशन नंबर 2 का भी। 1 भी यही थी, 2 भी ये आ गई। अब हमारे पास जो है वो थर्ड पाथ जो है वो रह गया और वर्क डन अलोंग द कर्व्ड पाथ। जो तीसरा हमारे पास कर्व्ड पाथ है उसके अलोंग हमने वो ये वाला पाथ है ए बी। ठीक है, ये कर्व्ड पाथ जो है ए बी, इसके अलोंग हमने वर्क डन जो है वो अब कैलकुलेट करना है। टाइम ओवर हो गया, लिंक आ गया अगले का, लिंक आ गया नेक्स्ट क्लास का। चलो जब ये आएगा ना लिंक, तो जब लिंक आएगा तो फिर क्विट कर जाना। अभी बस ये मेरा आखिरी पार्ट रह गया, इसके बाद आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हाँ अच्छा जी। उसके बाद है वर्क डन अलोंग कर्व पाथ। वर्क डन अलोंग कर्व पाथ, ये जो पाथ ए बी है ये हमारे पास जो है ये क्या है, ये कर्व्ड पाथ है। तो अच्छा मुझे जो है ना वो स्क्रीनशॉट भेज देना यार हाजरी का, ना खींच के ना स्क्रीनशॉट भेज देना। वर्क डन अलोंग द कर्व्ड पाथ ए बी के अंदर आप देखें कि जो ये सारा पाथ है ये कर्व्ड, इसको हम छोटे छोटे हिस्सों के अंदर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये मैं अब यहाँ से इस फिगर को हटा देता हूँ और नई फिगर जो है वो बनाता हूँ। देखिए ये हमारे पास पाथ था बी और ये यहाँ पर हाइट एच पे था यहाँ से। अब हम इसको छोटे छोटे पाथ्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और हर पाथ का हमारे पास डेल्टा y1 डेल्टा y2 जो है वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है अप टू डेल्टा yn तक। ठीक है, तो जो वर्क डन फॉर ईच हॉरिजेंटल स्टेप है वो तो हमारे पास 0 होगा क्योंकि हॉरिजेंटल स्टेप के ऊपर जो mg है वो परपेंडिकुलर होगा डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, ये जो हॉरिजेंटल स्टेप है ये वाला,
यहाँ पर आप देखें कि ये एम जी नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट डी इस तरफ है, तो इनमें एंगल कितना है 90 डिग्री का बन रहा है। तो हॉरिजेंटल जो स्टेप्स हैं, हॉरिजेंटल स्टेप्स के लिए हमारे पास जो वर्क डन है वो होगा 0 के बराबर। लेकिन जो वर्टिकल स्टेप्स हैं, वर्टिकल देखें ना, ये जो ऊपर है ये वर्टिकल स्टेप है यूं, और एम जी नीचे की तरफ है, तो ऊपर वर्टिकल स्टेप्स के लिए हमारे पास वर्क डन जो है वो नेगेटिव होगा, क्योंकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। तो नेगेटिव वर्क इज डन फॉर वर्टिकल स्टेप्स। तो वर्टिकल स्टेप्स जो हैं उनके लिए नेगेटिव वर्क डन होगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स ऑफ ग्रेविटी are in opposite direction, क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो वर्क डन अलॉन्ग द वर्टिकल स्टेप्स, अब जितने हैं इसको कैलकुलेट करते हैं। देखिए W जो है हमारे पास ये आ जाएगा cos ऑफ थीटा, तो इसके अंदर है जो WFD cos ऑफ थीटा, थीटा तो है हमारे पास 180 डिग्री, तो cos 180 डिग्री तो आपके पास -1 के बराबर होता है, तो W तो मेरे पास आ जाएगा -FD, और F जो है यहाँ पर mg है, और D जो है उसको डिफरेंट पैचेस के अंदर हमने डिवाइड कर दिया हुआ, जिसको हम कहेंगे कि डेल्टा y1 प्लस डेल्टा y2 अप टू सो ऑन डेल्टा yn। इन पैचेस के अंदर हमने इसको डिवाइड कर दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि आप इसको जो है इसके ऊपर एक और स्टेप कर लें कि हम इसको लिख सकते हैं -mg डेल्टा y1 -mg डेल्टा y2 अप टू सो ऑन -mg डेल्टा yn। और यहां से अगर हम mg को कॉमन निकालें तो ये सारा अब ये सारी चीज जो है ये क्या है, ये हाइट h है, ठीक है ना। यहां से चलते चलते इधर ए तक है, तो ये पूरी क्या है, ये हाइट h है। तो WAB हमारे पास -mgh निकलेगा। ये हमारे पास तीसरी इक्वेशन जो है वो आ जाएगी। तो अब आप अगर तीनों इक्वेशन उसको देखें, ओके बस मैं जा रही, खत्म हो गया, ठीक है। अब आप देखें कि इन तीनों को देखें तो हमारे पास जो है वो एक ही रिजल्ट जो है वो आ रहा है, यानी कि वर्क डन अलॉन्ग द क्लोज पाथ जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ है, ठीक है। अब कल फिर हम एक और चीज़ इसके अंदर वर्क डन इन क्लोज पाथ को भी प्रूफ करके देखेंगे कल, ठीक है। अभी चूंकि टाइम ओवर हो रहा है तो मैं क्विट कर रहा हूँ मीटिंग को। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, कल के लिए ये है कि कल से शायद छुट्टियां हो रही हैं, तो आपकी क्लास जो है उसकी टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ कि पहला पीरियड मैंने लेना BS का, वो होगा 9 से 9:40। उसके बाद दूसरा सेकंड ईयर का है, वो होगा 9:45 से लेकर 10:25 तक। तो आपका पीरियड जो है वो 10:30 हुआ करेगा, ठीक है। योर क्लास विल स्टार्ट एट 10:30। हाँ 10:30, 10:30 से लेकर 11:10 तक 40 मिनट की क्लास, ठीक है। ओके सर, ओके जी, तो खुदा हाफिज। यूट्यूब पर भी लेक्चर अपलोड होगा, सेम लेक्चर, हाँ सर अपलोड, वो सेम ही लेक्चर यूट्यूब पे भी अपलोड होगा।